हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हमने 4 पार्ट्स पढ़े थे, जिसके अंदर हमने कोशिका के बारे में पढ़ा, कोशिका अंग के बारे में पढ़ा। फिर हमने बात की थी कि कोशिका विभाजन कैसे करती है, क्योंकि हमने एक चीज़ देखी थी, एक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी बताया था कि पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका बनती है। तो वही हम कोशिका विभाजन के अंदर देख रहे थे। तो इनके अंदर मैंने आपको 3 चीज़ें तो मैंने आपको बताई 3 चीज़ें तो मैंने आपको बता दी थी कि जब हम कोशिका विभाजन करते हैं तो इसकी 3 अवस्था आती है, G1, S और G2। और इन तीनों अवस्था के अंदर कोशिका सिर्फ और सिर्फ विभाजन की तैयारियां करती है। फिर हमने कहा एम फेज़ आती है, यानी माइटोसिस वेग यानी विभाजन की अवस्था, जिसके अंदर क्या करती है कोशिका विभाजन करती है। हमने G1, G2 और S फेज़ तीनों ही पढ़ लिया था। ठीक है, अब और कोशिका ने इन तीनों के अंदर क्या क्या है, कोशिका ने अपनी पूरा का पूरी तैयारी कर ली। तो आज हम बात करेंगे माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन की। और जो समसूत्री विभाजन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जनन कोशिकाओं को छोड़कर बाकी सारी की सारी जो कायिक कोशिकाएं यानी कि सोमेटिक सेल्स होती है ना, उनके अंदर होता है। किसके अंदर होता है? सोमेटिक सेल्स यानी जो कायिक कोशिकाएं होती है, उनके अंदर समसूत्री यानी माइटोसिस विभाजन होता है। ठीक है, लेकिन हमने बात की थी कि ये क्या होता है कि अगर हम पादप कोशिका की बात कर रहे हैं ना, वहीं पे भी तो पादप कोशिका की जो विभाजित की कोशिका होती है ना, आप पढ़ेंगे उसके अंदर ये होता है। ठीक है, अब हम इसके अंदर बात करते हैं इसके अंदर क्या होता है। सिंपल सी चीज़ है कि इसके अंदर एक कोशिका विभाजित होकर 2 नई कोशिकाएं बना देती है। ठीक है, एक कोशिका विभाजित होगी और फिर वो 2 नई कोशिका बनाएगी, और जो नई वो कोशिका बनाएगी वो मतलब जो नई डॉटर सेल्स बनती है ना, सेम टू सेम होती है, इसलिए इसको समसूत्री विभाजन कहते हैं। यानी खुद के जैसे की जैसी 2 नई डॉटर सेल बनाती है, इसको समसूत्री विभाजन कहते हैं। और इनकी घटनाओं में कुछ अवस्थाएं होती है, हम उन अवस्था के बारे में जो कोशिका विभाजन करती है ना, वो अलग अलग अवस्था के अंदर करती है, उनके अलग अलग स्टेप हैं, तो हम उसके अंदर देखते हैं। ठीक है, चलो अब आगे हम बात करते हैं कि भाई अपनी माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन कोशिका कैसे कैसे होती है। अभी मैं आपको बता देती हूँ, एक तो होता है अमाइटोसिस यानी कि असूत्री। इसके बारे में किसने हमें? रॉबर्ट रेमेक ने बताया था। और इन्होंने सबसे पहले असूत्री विभाजन किसके अंदर किया था? चूज़ों के अंदर किया था। चूज़े क्या होते हैं? चूज़े होते हैं ना, मतलब कि चूहे, उनके जो चूज़े मतलब छोटे बच्चे होते हैं ना मुर्गी के, उनके अंदर किया था। और उनकी आरबीसी के अंदर किया था सबसे पहले असूत्री विभाजन। किसने किया था? रॉबर्ट रेमेक ने किया था, चूज़ों के अंदर। ठीक है, इन्होंने इसके अंदर क्या होता है, एक कोशिका है वो क्या करती है, डिवाइड होके विभाजन होके 2 अपनी डॉटर सेल पुत्री कोशिकाएं बनाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य एक साथ साधारण रूप से 2 भागों में बंटकर नई सूत्री या नई पुत्री कोशिका। इसमें क्या होता है, अंदर वाला केंद्रक है, बाहर वाली का कोशिका द्रव्य है, तो ये दोनों एक साथ विभाजन होते हैं, एक साथ विभाजन होकर अपनी पुत्री कोशिका बनाते थे। ऐसे नहीं है कि पहले केंद्रक विभाजन होगा फिर कोशिका का मतलब खुद विभाजित होगी। हम आगे भी देखें, कभी कभी ऐसा भी होता है जिसके अंदर केंद्रक पहले विभाजित होगा, फिर कोशिका बाहर का मेम्ब्रेन है वो बाहर की जो है वो बाद में डिवाइड होती है। लेकिन इसमें क्या होगा, कोशिका द्रव्य दोनों एक साथ होकर आपके क्या बना रहे हैं, 2 पुत्री कोशिकाएं बनाते हैं। ठीक है, और ये किस में होता है? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स मैंने आपको बताया था जिनके अंदर न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता, जिसके अंदर केंद्रक नहीं होता है। प्रोटोजोआ की बात कर लेते हैं, जैसे कि यूग्लिना है, मैमल्स है, एम्ब्रियो की झिल्ली है, जो क्षतिग्रस्त टिश्यू हो जाते हैं ना, पुराने हमारे टिश्यू को क्षति लग गई, चोट लगी, टिश्यू है मतलब उत्तक हमारा क्षतिग्रस्त हो गया, उन सब में ये असूत्री विभाजन होता है। ठीक, अब आगे करते हैं माइटोसिस। अब हम बात करते हैं समसूत्री। वो असूत्री विभाजन में बता दिया। समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि इसके अंदर मतलब 3 अवस्थाएं आती है। एक आती है इंटरफेस, जिसको बोलते हैं अंतरावस्था। एक इसके अंदर आती है केंद्रक का विभाजन, यानी पहले केंद्रक विभाजित करेगा। और तीसरी आती है कि इसके अंदर कोशिका खुद विभाजित करेगी। मैंने ऊपर बताया था कि असूत्री के अंदर दोनों एक साथ विभाजित करती है। इसके अंदर पहले केंद्रक, ये देखो पहले केंद्रक ने विभाजन किया फिर कोशिका ने विभाजन किया। तो इसके अंदर 3 स्टेप्स आते हैं। ठीक है, हम वो तीनों स्टेप पढ़ेंगे। किसके अंदर? अब क्या आता है, समसूत्री विभाजन के अंदर। अगर क्या करता है, केंद्रक पहले विभाजन है तो उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, और अगर कोशिका द्रव्य बाद में विभाजित होता है तो उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्र का विभाजन, साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका के द्रव्य का विभाजन। ठीक है,
ये दो चीज़ें होती। अभी हमने समसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ा कि भाई अगर उसका केंद्रक विभाजित होता है उसको तो कैरियोकाइनेसिस कहेंगे, अगर उसका कोशिका द्रव्य विभाजित हो रहा है तो उसको साइटोकाइनेसिस कहेंगे। ठीक है, अब देख लो ये केंद्रक है, तो केंद्रक है तो उसको न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं। केंद्रक के अंदर कुछ द्रव भरा रहता है तो उसको न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं। ये यहाँ पे ये कोशिका के अंदर द्रव होता है तो उसको साइटोप्लाज्मा कहते हैं। रॉबर्ट्सबर्गर ने पादप की कोशिका में माइटोसिस का अध्ययन किया। अब समसूत्री विभाजन का अध्ययन कहाँ किया? रॉबर्ट ने किया, रॉबर्ट बर्गर ने। किसके अंदर किया? पादप कोशिका का। और असूत्री विभाजन का किसके किया? चूजे की आरबीसी में। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। फिर फ्लेमिंग जिसके अंदर बॉवरी आया था, फ्लेमिंग और बॉवरी ने जंतु कोशिका के अंदर किया था और माइटोसिस का नाम फ्लेमिंग ने दिया था। ठीक है, देखो क्या होता है कि इसके अंदर रॉबर्ट्सबर्ग ने सबसे पहले क्या किया था? पादप कोशिका में माइटोसिस का अध्ययन, यानी जो पादप के अंदर कोशिका थी उसके अंदर माइटोसिस का अध्ययन रॉबर्ट्सबर्गर ने दिया। फ्लेमिंग ने जंतु कोशिका के अंदर कहा, और जब जंतु के अंदर कोशिका के अंदर जब फ्लेमिंग ने इसको देखा तब फ्लेमिंग ने इसको नाम दिया कि ये माइटोसिस हो रहा है, यानी दो कोशिकाएं पहले जिसके अंदर पहले केंद्रक हो रहा है यानी कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो रहा है। इसका मतलब इसका नाम है माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन। ठीक है, और ये किसके अंदर देखा था? सबसे पहले तो ये पादप की कोशिका के अंदर देखा था, फ्लेमिंग ने इसको जंतु कोशिका में देखा था और माइटोसिस नाम इसको फ्लेमिंग ने दिया। ठीक है, ये हमने देख लिया कि इसको माइटोसिस नाम किसने? फ्लेमिंग ने दिया। तो सबसे इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 3 अवस्थाएं आती है। सबसे पहले आएगी प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज। समसूत्री विभाजन के अंदर 3 अवस्था आएगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये 4 अवस्था होती है। अब हम इन्हीं 4 अवस्था के बारे में पढ़ना है कि ये अवस्था कैसे होती है, इन अवस्था में गुणसूत्र क्या होते हैं, कोशिका कैसे विभाजन करती है। आगे हम ये चारों अवस्था के बारे में देखो। एनसीईआरटी के अंदर भी सेम का है कि समसूत्री विभाजन कैसे होता है। सूत्री कोशिकाएं विभाजन जनन कोशिकाओं को छोड़कर, सिर्फ जनन कोशिकाओं को छोड़कर इकाई कोशिका यानी सभी प्रकार की कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा। पादप कोशिका में इस प्रकार का विभाजन ज़्यादातर किस्म होता है विभोजतक उत्तक, यानी पेरेन्काइमा जो सेल्स होती हैं, विभोजत की जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर समसूत्री विभाजन होता है पादप के अंदर। कोशिका विभाजन की इस प्रक्रिया में जनक कोशिका 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है, यानी ये जनक कोशिका ये 2 कोशिका में हो जाएगी। संतति यानी पुत्री कोशिकाएं कहते हैं जिसको जिसको पुत्री कोशिकाएं कहते हैं, संतति यानी पुत्री कोशिकाएं। फिर क्या होता है इसके अंदर? संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका से समसूत्री, यानी ये मतलब जनक कोशिका है, ये इसकी पुत्री कोशिका है, पेरेंट सेल ये डॉटर सेल है। इनके अंदर गुणसूत्र यानी जो क्रोमोसोम की संख्या है ना जितनी इनके अंदर होगी, यानी कि जनक कोशिका के अंदर उतने ही गुणसूत्र इसमें, अगर इसमें एन है तो इसमें भी एन होंगे, इसमें 2n है तो इसमें भी 2n होंगे। ठीक है, यानी बदलेंगे नहीं। समसूत्री विभाजन में होने वाली घटनाओं को हम निम्न हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखते हैं आगे देखो। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई मदर सेल यानी कि जनक कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं तो उनके बनने की 3 एक तो आती है अंतर अवस्था। इसमें क्या होता है, ये 2 क्रमिक विभाजन के मध्य की अवस्था है। ये मदर सेल से जब ये डॉटर सेल्स इनके बीच की जो अवस्था होती है ना इसको बोलते हैं अंतरावस्था। जब कोशिका खुद को विभाजन के लिए तैयार करती है, विभाजन करने से जस्ट पहले की जो अवस्था होती है ना उसको बोलते हैं अंतरावस्था। इस अवधि में क्या होता है, जो कोशिका द्रव्य यानी कोशिका है ये केंद्रक है, यहाँ पे जो द्रव्य भरा रहता है ना कोशिका द्रव्य वो केंद्रक और ये केंद्रक, इन दोनों के बीच में जो सक्रिय उपापचय यानी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती रहती है, उन सभी आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण संग्रहण करती है। यानी ये जो जगह यहाँ पे ये सारा रिएक्शंस होती रहती है, जिन चीज़ों को इनको विभाजन करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें ये क्या करता है, संश्लेषण कर लेता है। ठीक है, तो उस अवस्था को बोलते हैं अंतरावस्था, यानी सिर्फ कोशिका के विभाजन के लिए सिर्फ और सिर्फ तैयारी होगी अंतरावस्था में। ठीक है, अब होता है केंद्रक का विभाजन। ठीक है, केंद्र का विभाजन कैसे होता है? ये कोशिका है ये केंद्रक है, यहाँ होता है तो केंद्र कोशिका द्रव्य यानी साइटोकाइनेसिस, कोशिका के द्रव्य का विभाजन। यहाँ होता है कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक। इस अवस्था में क्या होता है, केंद्रक 2 पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होता है। ये इसके अंदर ही कोशिका के अंदर ही ऐसे 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 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस
अध्ययन में इसकी सुविधा है तो संपूर्ण प्रक्रिया को अगर हमें क्या करना है, सुविधा लेनी है। सुविधा कैसे लेनी है कि हमें जो भी चीज़ें पढ़नी है ना वो हम आराम से पढ़ सकें, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए इसको 4 अवस्था में, 4 फेजेस, 4 प्रवस्थाओं में बांट दिया है। किसको? कैरियोकाइनेसिस को। 4 प्रवस्थाएं। 4 प्रवस्थाएं कौन कौन सी है? सबसे पहले होती है प्रोफेज। मैं आपको बताती हूँ। पहली अवस्था आएगी प्रोफेज, जिसको बोलते हैं पूर्वावस्था। दूसरी अवस्था आएगी आपके मध्य अवस्था। तीसरी आएगी पश्चावस्था और चौथी आएगी आपके अंत्यावस्था, लास्ट वाली। ठीक है, ये 4 अवस्था में इसको बांटा हुआ है। सबसे पहले आती है पूर्व अवस्था। मैंने अभी आपको बताया था 4 अवस्था होगी। सबसे पहले क्या आती है? पूर्व अवस्था। इसमें क्या होता है कि समसूत्री विभाजन का प्रारंभ पूर्व अवस्था से होता है। इस अवस्था में क्या होता है? केंद्र के गुणसूत्री पदार्थों का संघनन होता है। कौन कौन से गुणसूत्री पदार्थ है? यहाँ देखो, इस डायग्राम में मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। ये है प्रोफेस। ठीक है, हम प्रोफेस के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है? इस अवस्था में क्या होता है? केंद्र के जो गुणसूत्री पदार्थ हैं उनका संघनन होता है। गुणसूत्री पदार्थ कौन कौन होते हैं? डीएनए और आरएनए होते हैं। तो उनका संघनन यानी वो पास पास में आते हैं, कंडेंस्ड होने लगते हैं। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं? पतले पतले धागों के जैसे पास पाएंगे, फिर पतले पतले धागे जैसे दिखाई देंगे। तो उन्हीं पतलों धागों को क्रोमोसोम्स कहते हैं। जैसे ये 2 है, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र कहते हैं, जैसे ये दोनों हैं। फिर जब इसकी अवस्था, अंतिम अवस्था, जब ये लास्ट स्टेज में आने वाली होती है ना, तब इसके अंदर क्या होता है? दोनों जो गुणसूत्र होते हैं ना इसके, यानी क्रोमेटिड्स, ये जो गुणसूत्र है ना, इनको क्रोमोसोम से जस्ट पहले इनको क्रोमेटिड्स कहते हैं। ये क्या करते हैं कि ये जो क्रोमेटिड्स है वो स्पष्ट एकदम साफ साफ दिखाई देने लग, जैसे इसकी अवस्था खत्म होने वाली होती है तो ये जो है वो साफ साफ स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? ये दोनों जो गुणसूत्र होते हैं ना, ये दोनों गुणसूत्र केवल और केवल सेंट्रोमेयर, गुणसूत्र बिंदु पर ही दिखाई देंगे। अगर यहाँ गुणसूत्र बिंदु है तो ये यहीं पर दिखाई देंगे, कहीं और दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? केंद्रक और केंद्रिका झिल्ली होती है ना, केंद्रक भी इसमें गायब हो जाएगा और केंद्र के आसपास झिल्ली होती है, वो झिल्ली भी इसी के अंदर गायब हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? जो तारकाई होता है ना, इसके अंदर तारकाई मतलब सेंट्रोसोम जिसको बोलते हैं, तारकाई, उसका क्या था? वो भी विभाजन करके तारक पुत्री कोशिका है उसका भी विभाजन होने लग जाता है इसके अंदर। ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमने क्या क्या पढ़ा इसके अंदर? इसके अंदर एक तो हमने पढ़ा सबसे पहले कि धागे जैसी संरचना होती है ना, क्रोमेटिड्स कहते हैं जिसको। ये जो संरचना होती है ये कंडेंस्ड पास पास में आ जाएगी। ठीक है, क्रोमेटिन तंतु पास पास में आएंगे और धागे जैसी मोटी संरचना बनने लगेगी, उस संरचना को गुणसूत्र कहेंगे। दूसरा, इसके अंदर यानी गुणसूत्र हमें इसके अंदर साफ साफ दिखाई देने लग जाएंगे। दूसरे क्या होता है? इसके केंद्र की झिल्ली गायब हो जाएगी और केंद्र दोनों ही गायब हो जाएंगे। फिर एक हमने बात बोला, जो सेंट्रियोल्स होते हैं ना, मतलब इसके अंदर तारकाई होते हैं ना, वो विपरीत ध्रुवों पे चला जाएगा। एक इधर आ जाएगा, इधर मतलब विपरीत ध्रुवों की तरफ चला जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो सेंट्रोसोम है और जो ये क्रोमोसोम है ये सिर्फ सेंट्रियोल के ऊपर ही दिखाई देंगे, हर कहीं दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, और ये जो सारा काम है ये किसके अंदर होता है? गोल्जी बॉडी में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, ये इन सब वाली कोशिकाओं में होता है। और इसको क्या बोलते हैं? स्प्रिंग अवस्था कहते हैं इसको। ठीक, देखो क्या क्या चीज़ें पड़ी इसके अंदर, मैंने आपको बता दिया। तो इस मतलब अवस्था से आपको यही पूछा जा सकता है कि सेंट्रोमेयर यानी गुणसूत्र ना साफ साफ किस अवस्था में दिखाई देते हैं? प्रोफेस के अंदर दिखाई देते हैं। ठीक है, और प्रोफेस भी कौन सा? माइटोसिस वाला प्रोफेस। ठीक है, फिर इसके अंदर केंद्रक और केंद्रक झिल्ली किस में विलुप्त हो जाती है? तो वो प्रवावस्था के अंदर होती है, पूर्वावस्था के अंदर। ठीक है, फिर जंतु के जो तारकाई है ना वो किस में विभाजित होने लग जाते हैं? तो वो भी प्रोफेस के अंदर विभाजित होने लग जाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं मध्य अवस्था की। हमने पहले पूर्व अवस्था की बात कर ली, अब हम बात करते हैं मध्य अवस्था की। मध्य अवस्था के अंदर क्या होता है? जो तर्कतंतु बने थे ना, ठीक है, वो पहले तो हमने कहा था कि वो कहाँ दिखाई देंगे आपको? सेंट्रोमियर यानी गुणसूत्र के बिंदु पर दिखाई देंगे, गुणसूत्र बिंदु पर। अब ये क्या करते हैं? धीरे 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 क्या करते हैं? ये मध्य अवस्था के अंदर आने लग जाते हैं। ठीक है, क्या आने लग जाते हैं? मध्य अवस्था के अंदर बीचों बीच में आने लग जाए। इस अवस्था की ये मुख्य घटना है। क्या घटना है? कि जो तर्कतंतु जो बने थे ना, वो गुणसूत्र का विभाजन इस प्रवस्था के अंदर मुख्य घटना है, यानी इसी प्रवस्था के अंदर होता है। और इसके अंदर क्या होता है? जो प्रत्येक तारक के अंदर होता है ना, प्रत्येक का जो हर एक तारक के अंदर होता है ना, उससे एस्ट्रल रेज निकलती है।
ये गुणसूत्र है, इसे ऐसे 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 ऐसे, अभी मैं आपको डायग्राम बता दूँगी। उसे किरणें, स्पेशल रेस कहते हैं जिसको, किरणें निकलती है। ये किरणें मिलकर क्या बनाती हैं? ये किरणें मिलकर ही स्पिंडल रेशे बनाती हैं। ठीक है, कौन से रेशे बनाती है? तरकु फाइबर्स यानी रेशे का निर्माण करती है। ठीक है, इसके अंदर। और इस प्रवस्था में क्या होता है, जो गुणसूत्र थे ना, वो अब गुणसूत्र क्या करेंगे कि गमन करने लग जाएंगे, मध्यवर्ती बीच की अवस्था में आने लग जाएंगे गुणसूत्र। पहले गुणसूत्र बिंदु थे, अब वो गुणसूत्र चलते चलते बीच में आने लग जाएंगे। ठीक है, बीच में क्यों आने लग जाएंगे वो हम आगे देखते हैं। और इस प्रकार से वो दिखने लग जाते हैं, यानी इस प्रकार से वो अभिविन्यासित हो जाते हैं कि उनके गुणसूत्र बिंदु क्या करते हैं, मध्य भाग में स्थित रहे, और गुणसूत्र की भुजाएं क्या होती है, ध्रुवों की ओर अभिविन्यासित होती है। इसका मैं आपको एक डायग्राम बनाती हूँ। ये देखो यहाँ, ये है मध्य अवस्था, ये गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र है, और ये एस्ट्रल रेज होती हैं जो कि तरकु तंतु बनाते हैं। इस अवस्था, जब ये अवस्था खत्म होने वाली होती है, जिस पश्च अवस्था शुरू होने से पहले मध्य अवस्था इस यहाँ पे देख लो आप, इस मध्य अवस्था में क्या होता है, ये जो है ना बीच में आने लग जाते हैं, यानी कि ये बीच में आने लग जाते हैं। ठीक है, और ये जो तरकु तंतु है ना, ये ध्रुवों की ओर जाने लग जाते हैं, और क्रोमोसोम से गुणसूत्र है वो आपके बीच में आने लग जाते हैं, मध्य अवस्था। यहाँ देखो, इसमें बताती हूँ आपको अच्छे से। यानी कि इसमें क्या होता है, स्पिंडल फाइबर है ना, स्पिंडल थी ना, यानी तरकु तंतु थे ना, उनका पूरा निर्माण हो जाता है, यानी 70% उनका निर्माण हो जाता है। इसमें प्रोटीन होते हैं, आरएनए होते हैं। ठीक है, इसमें दो प्रकार के फाइबर्स यानी रेशे होते हैं। एक तो फाइबर यानी रेशे होते हैं, एक स्पिंडल यानी तुरकु फाइबर्स होते हैं। जो सतत होते हैं ना, उनको बोलते हैं सेंट्रियोल यानी बीचों बीच में, और जो असंतत होते हैं ना, उनको सेंट्रियोल बोलते हैं, यानी गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, असतत गुणसूत्र है। फिर जो गुणसूत्र तरकु तंतु से जुड़कर सेल के, कोशिका के मध्य के तल में एक मेटाफेस प्लेट बना देते हैं। ये देखो, ये एक मेटाफेस प्लेट बना दी। ठीक है ना, ये जो प्लेट बन जाती है, कैसे बनती है प्लेट, इसमें जो क्रोमोसोम्स है ना वो बीच में आ जाते हैं ऐसे, और जो गुणसूत्र हैं वो इस तरफ, क्रोमोसोम्स गुणसूत्र बीच में आ गए, और स्पिंडल है वो ध्रुवों की तरफ चले गए, तो एक प्लेट जैसी संरचना बन गई। तो ये प्लेट जैसी संरचना किसके अंदर बनती है, तो ये बनती है आपके मध्य अवस्था में, मेटाफेज के अंदर बनती है। ठीक है, गति क्रम, इसकी जो गति है ना वो कांग्रेशन गति कहलाती है। कौन सी गति, जब ये दो स्पिंडल फाइबर से ये बीच में आते हैं, क्रोमोसोम्स बीच में आते हैं, स्पिंडल फाइबर ध्रुवों के, इसको कांग्रेशन गति कहती है। और इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों के आकार के, गुणसूत्र कैसे हैं कैसे नहीं, उनका अध्ययन, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, गुणसूत्रों के आकार का अध्ययन किस में होता है, तो मध्य अवस्था के अंदर होता है। अब हम आगे बात करते हैं एनाफेज की। एनाफेज क्या होता है, ये आपकी क्या होती है, मतलब हर एक जितने कितने इसके अंदर गुणसूत्र थे ना, यानी ये जो गुणसूत्र है, ये जो सेंट्रोमियर, ये जो बीच में से विभाजित होती है, तो ये गुणसूत्र और सेंट्रोमियर यानी बीच में, गुणसूत्र दो दो के जोड़े थे, तो एक तो ये जो सेंट्रोमियर यानी बीच में से टूटेगा, प्लस ये गुणसूत्र भी बीच में से टूटेंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं, टूट के अलग अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और जो अलग हो गए ना, उन्हीं को इसको क्या बोलते हैं, पुत्री कोशिका कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या आती है, जब ये पुत्री कोशिका एक दूसरे से अलग हो जाती है, अलग होकर विपरीत ध्रुवों पर, ये वाले इस ध्रुव पे चली जाएगी, ये वाले इस ध्रुव पे आ जाएगी, ये वाले इस ध्रुव पे और ये वाले इस ध्रुव पे, यानी अलग अलग ध्रुवों पे चली जाती है इनकी पुत्री कोशिकाएं। ठीक है, और जब ये पुत्री कोशिकाएं ध्रुवों की ओर गमन करती है ना, यानी ध्रुवों की ओर जब जाने लगती है ना, तो उसको बोलते हैं, मतलब जब ये जाने का जो तरीका होता है ना, मतलब ये पुत्री कोशिका यहाँ गई, ये यहाँ गई, तो ये जो होता है ना अभिगमन, ये होता है जब कैसे होता है कि ये तंतु है ना, छोटे छोटे, मैं आपको बता, ये जो तंतु है ना यहाँ पे, ये छोटे 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 छोटे, ये जब खींचते हैं, इनके अंदर यानी संकुचन होता है, संकुचन होता है, तो ये अपने आप इनको खींच के ध्रुवों की ओर ले जाते हैं। इसको बोलते हैं एनाफेजिक मूवमेंट, यानी पश्चावस्था। ये पश्चावस्था ही है, पश्चावस्था अभिगमन। और वो ऊपर वाला था कौन सा था, कांग्रेशन अभिगमन कहलाता, और ये कौन सा है, पश्चात अभिगमन है। ठीक है, फिर ये ध्रुवों की ओर अभिगमन कर लेगी और फिर खींचेगी, तो इस अवस्था में क्या होता है, जो गुणसूत्र की जो भुजाएं होती है ना, वो मध्य बीच में, यानी भुजाएं बीच में रह गई, और जो सेंट्रोमियर का जो मुख होगा ना, वो किसकी तरफ हो जाएगा, ध्रुवों के उधर, ध्रुवों के, गुणसूत्र के मुंह है वो तो किसके, मतलब दोनों हाथ है ना, ये गुणसूत्र है, तो ये जो दोनों हाथ है, मतलब उनके क्या बोलते हैं यार इसको, भुजा, मतलब ये दोनों जो हाथ हैं, ये तो क्या होगा, बीच में रह जाएंगे,
लेकिन इसके जो सेंट्रोमियर यानी बीच की जो चीज़ है, ये मान लो गुणसूत्र ऐसा है, तो ये तो हो जाएगा ध्रुवों की तरफ, और ये जो दोनों हाथ है ये हो जाएगा बीच में, यानी गुणसूत्र। ये देखो ना, इसमें बना हुआ है ना गुणसूत्र, ये इस अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, यानी खिंचाव से विपरीत ध्रुवों की ओर चला जाएगा। ठीक है, इसको एनाफेजिक मूवमेंट कहते हैं। इसमें गुणसूत्रों का शेप के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं, गुणसूत्रों की मतलब कि गुणसूत्र कैसे हैं कैसे नहीं, उनके आकार के बारे में अध्ययन कर सकते हैं एनाफेज के अंदर। ठीक है, शेप के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। और इसमें एक मेटासेंटरिंग का मतलब होता है कि गुणसूत्र है ना वी शेप, वी आकार में होगा। देखो गुणसूत्रों के 4 आकार होते हैं, वी, जे, एल और आई। ठीक है, ये आकार कैसे बनते हैं? हाँ, ये जो गुणसूत्र मैं बताती हूँ, ये गुणसूत्र ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ये जो इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, हिंदी में भी बोलते हैं। ठीक है, और ये गुणसूत्र की भुजा है, इसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। तो अगर है ना सेंट्रोमियर बीचों बीच में आएगा तो वी आकृति बन जाएगी। अगर सेंट्रोमियर थोड़ा सा नीचे की साइड आ जाएगा, देखो ऐसे हो जाएगा, तो ये एल का शेप बन जाएगा। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको, जे शेप कब बनता है? एक्रोसेंट्रिक होता है, जब एक्रोसेंट्रिक होता है यानी उल्टा हो जाता है तब। आई कब बनता है? जब टिलोसेंट्रिक होता है। जो वी शेप बनता है उसको मेटासेंट्रिक कहते हैं, एल शेप उसको सब मेटासेंट्रिक कहते हैं, एल है उसको एक्रोसेंट्रिक कहते हैं, और जब आई शेप बनता है उसको टिलोसेंट्रिक कहते हैं। ये इनसे 100% क्वेश्चन आता है कि अगर वी शेप है तो मेटासेंट्रिक होगा, तो जो सेंट्रोमियर कहाँ, गुणसूत्र का सेंट्रोमियर कहाँ होगा, तो आपको बताना है बीच में होगा। सब मेटासेंट्रिक है तो थोड़ा सा नीचे की साइड होगा। एक्रोमेसेंट्रिक है तो वो एल शेप बना रहा है, आई है तो वो टीलोसेंट्रिक है। अब आती है अपनी टीलोफेज अवस्था। टीलोफेज के अंदर क्या होता है? अब हम बात करते हैं टीलो। पहला फेज एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, अब टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर क्या होता है कि जो हमने बताया था कि ध्रुवों की ओर गमन कर जाएंगे, कौन? क्रोमोसोम्स। तो ये ध्रुवों की ओर चले गए, तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, जो सेंट्रोमियर है ना वो बीच वाला, मैंने आपको बताया ये गुणसूत्र है, तो ये सबसे पहले यहाँ पे ध्रुवों की ओर खींचेगा, यानी खींच के चिपका देगा टेलोफेज के अंदर। अब बात करते हैं जो कि चिपका दिया, अब दोनों गुणसूत्र जब दोनों यहाँ पे चले गए तो यहाँ पे कुंडलित हो जाएंगे दोनों तरफ ध्रुवों पे, और एक जालिका बना देते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, वापस से गुणसूत्र बनते हैं। यहाँ पे अलग गुणसूत्र बनेंगे, यहाँ पे अलग गुणसूत्र बने, और ये फिर क्या करते हैं, अपने चारों तरफ एक आवरण बना लेते हैं। ठीक है, ताकि जो भी जनन कोशिका होगी ना वो आगे जाके 2 संतति कोशिका में बन जाएगी। फिर ये यहाँ पे टूट के 2 बनाएगा, और ये यहाँ पे टूट बनाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि पहले केंद्रक में परिवर्तन होने लगता है, पहले केंद्र का डिवीज़न होने लगता है, बाकी बाद में बनता है। ठीक है, ये होता है आपके अंदर टीलोफेज में। यहाँ पे भी देख लें, ये रिवर्स प्रोफेज कहते हैं इसको, यानी कि जो प्रोफेज के अंदर होता है ना उसका उल्टा। प्रोफेज के अंदर क्या होता है, ये ध्रुवों से बीच के अंदर आता है। कहाँ आता है? ध्रुवों से बीच के अंदर आता है प्रोफेज के अंदर, तो लेकिन टीलोफेज के अंदर अपोजिट जाता है। प्रोफेज के अंदर यहाँ कुंडलित होके क्रोमोसोम बनाते हैं, ये यहाँ कुंडलित होके 2 कोशिका के अंदर, पुत्री कोशिका के अंदर टूटेगा, और फिर उसके अंदर मतलब पूरी उल्टी है, इसको इसलिए रिवर्स प्रोफेज कहते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि रिवर्स प्रोफेज अवस्था किसको कहते हैं, तो टीलोफेज को, क्योंकि प्रोफेज के उल्टा काम करती है। इसमें उसमें केंद्रक झिल्ली नष्ट हो रही थी, विलुप्त हो रही, इसमें केंद्रक झिल्ली वापस आएगी। इसमें ना गुणसूत्र, वहाँ पर जो गुणसूत्र थे